दिस इज सागर सुमन फ्रॉम कहलगांव। आज मैं प्रीवियस ईयर 2018 सीटेट पेपर 1 मैथ का सॉल्यूशन करने जा रहा हूं। एक बार फिर से ध्यान से सुनेंगे। सीटेट 2018 पेपर 1 क्लास 1 to 5 के लिए जो आते हैं प्राइमरी लेवल के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं और आशा करता हूं कि आप लोग को बहुत ज़्यादा आनंद आएगा, समझ में आएगा। और सवाल, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और सवाल है आपका, अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। इसका आंसर मैं यहाँ पे देखिए पेडागोजी के सवाल है, मैं डायरेक्ट यहाँ आंसर बताऊंगा। हालांकि वीडियो को पॉज करके आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में जाऊंगा। तो क्वेश्चन आपका यह है कि अशिक्षित दुकानदार द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणित। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर होगा, आपका यहाँ पे आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर 3 होगा कि संबंधित समस्याओं को हल करने में वैकल्पिक रणनीति के रूप में कक्षाओं में शिक्षकों द्वारा चर्चा की जानी चाहिए। और अब आगे बढ़ते हैं। सवाल मेरा नेक्स्ट सवाल आगे सब नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। एक शिक्षक को गणित कक्षा में बच्चों के एक विषम समूह को कैसे संभालना चाहिए। तो इसका आंसर होगा आपका, इसका आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर 2, अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों को एक साथ समूहित रख कर ताकि वे एक दूसरे से सीख सके। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सीखने के प्रतिफल इसलिए विकसित किए गए हैं ताकि विभिन्न शैक्षणिक सर्वेक्षणों में बच्चों की उपलब्धि बढ़ाई जाए, बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता और कौशल को परिभाषित किया जाए। या आप ऑप्शन 3 में कह रहा है कि वर्ष के अंत परीक्षाओं के लिए बच्चों को तैयार किया जाए, या गणना के लिए बच्चों को लघु विधियाँ बताई जाए। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आंसर आपका यह होना चाहिए, कि विभिन्न शैक्षणिक आपका आंसर यहाँ हो जाएगा कि ऑप्शन 2 बच्चों द्वारा हासिल की जाने वाली कक्षावार दक्षता, यानी कि जो कक्षा में बच्चे सीखते हैं, जो वहाँ स्किल उसको डेवलपमेंट होता है, उसको परिभाषित करना चाहिए। तो उसको परिभाषित किया जाए, ये आंसर सटीक आंसर है। तो बढ़ चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आपका आगे क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है। तो ऑप्शन आपका है बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन, बच्चों द्वारा श्यामपट्ट से नकल करना, बच्चों का अन्वेषण में लगना, या शिक्षक समझाते कि प्रश्न कैसे हल करें। तो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कक्षा में हो रहा कौन सा कार्य एक गतिविधि है, यानी कि वहाँ गतिविधि बता रहा है, एक्टिविटी बता रहा है, तो वह होगा बच्चों द्वारा कविता के रूप में गिनती का वाचन करना। तो ये आपका ऑप्शन 1 आपका ये सही हो जाता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होता है, आगे सवाल है हमारा, बच्चों के बीच गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। बच्चों की गिनती के कौशल को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संख्या अवधारणा के रूप में सीखने के लिए आवश्यक नहीं है। क्रमबद्धता, संख्या नाम यादृच्छिक रूप से पढ़ना, समूह बनाना, एक संगतता। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा एक संगतता। आप क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को पढ़ेंगे 2 से 3 बार तो आपको समझ में आएगी। हालांकि मैं इसको डिटेल से सिलेबस से एक करके पढ़ाऊंगा उनके सिलेबस का, तो आपको ज़्यादा समझ में पेडागोजी है। हाँ, किसी को जल्दी समझ में नहीं आती है तो मैं इसके लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा पेडागोजी का। फिलहाल मुझे आगे बढ़ना है, हालांकि इस वक्त याद कर लेंगे, कई बार क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं, एक बच्चे से यह पूछने पर कि क्षेत्रफल क्या है, उसने लंबाई गुना चौड़ाई उत्तर दे दिया। क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में, बच्चे की समझ के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि ऑप्शन 1 है आपका, बच्चे ने किसी बंद आकार के क्षेत्रफल के सामान्य विचार को आयत के क्षेत्रफल रूप में उपयोग किया। सही बात है। दूसरा ऑप्शन है कि बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। और ऑप्शन 3 कह रहा है कि बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा को उलझन में है। तो ये तो ऑप्शन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि परिमाप की बात तो कर नहीं रही है। बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। नहीं, जानकारी तो थी, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। जानकारी तो थी, तभी तो वो बताया। अरे लंबाई गुना चौड़ाई किसी न किसी का तो क्षेत्रफल है,
तो आपका यहाँ पे आपका ये ऑप्शन ये तो पहले ऑप्शन 3 कह रहा है कि बच्चे को क्षेत्रफल की अवधारणा के बारे में जो कोई जानकारी नहीं, तो ऑप्शन ये गलत हो गया। बच्चा क्षेत्रफल और परिमाप की अवधारणा के बीच उलझन में परिमाप के बारे में तो क्वेश्चन करने रहा, ये भी गलत हो गया। बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। अब देखिए यहाँ पे बच्चा सही कह रहा है। अब बच्चे ने किसी भी बंद आकार के क्षेत्रफल के समान विचार को आयत के क्षेत्रफल के रूप में उपयोग किया है। सही बात है, वह बच्चा सही कह रहा है कि क्षेत्रफल, ये सही तो नहीं कह रहा, तो आपका आंसर यहाँ पे यह हो जाएगा कि बच्चा ने उस डिब्बे को, है ना, आकार को, किसी भी बंद आकार डिब्बे को आकार के क्षेत्रफल को उसने लंबाई आयत का क्षेत्रफल समझ लिया, उसको लंबाई गुना चौड़ाई कर दिया। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारे आगे बढ़ चलते हैं। आगे सवाल हमारा कह रहा है कि गणित सीखने के संबंधित में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। गणित सीखने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप ध्यान से पढ़िएगा, मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ। तो यह आंसर आपका हो जाएगा कि हर कोई गणित सीख सकता है। आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ आंसर क्या हो गया, हर कोई गणित सीख सकता है। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं आगे सवाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे होंगे कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित की है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया था और बच्चे को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कहा जाता है। तो उपर्युक्त परिस्थितियों में शिक्षक ने प्रयोग किया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ होगा निगमन विधि, व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, चौथा है आगमन विधि। देखिए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, मैं बता दूं, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा निगमन विधि। अब निगमन विधि यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा आगमन विधि। और ये तीनों क्यों नहीं, देखिए आगमन विधि में क्या होता है कि आप जैसे किसी बच्चे को आप मान लीजिए कि त्रिभुज बना दिया, अब त्रिभुज बना दिया, अब उस त्रिभुज के बारे में उसको 90 एंगल के बारे में बता रहा है, उसके अंदर का मैंने उसको चित्र बना के समझाना पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा था मेरा क्वेश्चन यह कह रहा था कि आप समझ देख सकते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन यह कह रहा है कि ये क्वेश्चन कह रहा है, सॉरी 1 मिनट, हाँ तो ये था क्वेश्चन मेरा, थोड़ी क्वेश्चन था इधर उधर हो गया था। क्वेश्चन यह था मेरा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिखाने के लिए एक शिक्षक ने एक शीट वितरित किया है जिस पर समकोण वाले 4 त्रिभुजों को खींचा गया है और बच्चों को त्रिभुज की भुजाओं के बीच संबंध खोजने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैंने कहा था यहाँ मेरा आंसर आगमन विधि होगा। आगमन विधि में क्या होता है कि जो है पिक्चर बना के, जैसे कोई त्रिभुज बना दिया गया या कह रहा कि ये 90 डिग्री है और त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है ना। तो पिक्चर बना के, फिगर बना के जब बच्चों को सिखाया जाता है उस विधि को आगमन विधि कहते हैं। और निगमन विधि में इसमें जो है प्रूफ संबंधित कोई होता है, साबित करने की होती है, तो वो निगमन विधि में आता है। व्याख्यान विधि में आपको एक्सप्लेनेशन करनी होती है। प्रयोगशाला विधि में कोई चीज़ बना के निर्माण करके दिखाया जाता है। तो इस तरह से आंसर आपका यहाँ पर होगा आगमन विधि। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है आपका, आगे बढ़ चलते हैं। आगे सवाल है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। तो यहाँ पे मेरा आंसर हो जाएगा, आप हालांकि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाया जाना चाहिए, नहीं। संकल्पना मानचित्र प्रकृति में पदानुक्रमित है, ये सही है। संकल्पना मानचित्र नए शिक्षण को पूर्व ज्ञान से जोड़ने में सहायक है और संकल्पना मानचित्र अंतः संबंधित अवधारणाओं और उन्हें जोड़ने वाले लिंक को संग्रह प्रस्तुत करते हैं। तो ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संकल्पना मानचित्र के बारे में सत्य नहीं है। ये कह रहा है कि सत्य नहीं है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा कि संकल्पना मानचित्र केवल शिक्षकों द्वारा बनाना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, विद्यार्थी भी बनाता है। ठीक है, तो बढ़ चलते हैं आगे सवाल में। अब यहाँ से आपका पेडागोजी, यहाँ सवाल पेडागोजी समाप्त। अब यहाँ सवाल आ जाता है, सवाल कह रहा है कि 2/3 जोड़ 4/5 है क्या, यानी 2/3 + 4/5 है। तो इसको सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ इस तरह के सवाल को हम क्या करते हैं, पहले 3 और 5 कैल्शियम लेंगे, 3 और 5 कैल्शियम 15 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 3 से 5 में भाग देंगे, 5 5 दूना ये ऊपर 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 5 से 3 चौके 12। यानी आप देख सकते हैं कि 10 और 12 कितना हो सकता है, 20 2 22, यानी कि आपका हो गया, यहाँ पर हो गया ये 22/5 हो गया, 15 हो गया। ठीक है, ये 22/15 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका अगर 22 में 15 से भाग देंगे तो आपका आंसर ये वाला आएगा। ठीक है,
आपका आंसर ये आएगा। तो इसलिए अब बंद करो, बंद। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल में आपका आंसर ये हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यह है कि जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका आ गया है, रेडी है। आप थोड़ा सा खेद है, थोड़ा इधर उधर हो जा रहा है। मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो से मैं और अच्छी तरह से मैं लाऊंगा, आपको समझाऊंगा। तो कि दिया हुआ है कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं। जैसे हिंदी समझ में नहीं आ रही है कि आप साइड में इंग्लिश में भी है, आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं कि दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन ठीक नहीं है। यहाँ जो आपका शेप्स दिए हुए हैं आकार, उसमें से कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो इसमें से आपका आंसर ये देखिए कह रहा है, मैं ऑप्शन नीचे से देखता हूँ कि आपका नीचे कह रहा है कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, दूसरा कह रहा है इनमें दो समचतुर्भुज नहीं है, इनमें से दो आयत नहीं है। तो बात तो सही है, इसमें से दो आयत नहीं, ऑप्शन ये गलत हो गया। इसमें से दो आयत नहीं, ऑप्शन गलत हो गया। इसमें दो समचतुर्भुज है, ये कह रहा है कौन सा कथन ठीक नहीं है ना। तो कौन सा, इसमें कह रहे हैं कि इनमें एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ऐसा नहीं है, समांतर चतुर्भुज तो है यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं फिगर 1, ये आप देख रहे हैं, ये भी समांतर चतुर्भुज में है, ये भी समांतर चतुर्भुज में है ना। तो इसमें एक समांतर चतुर्भुज कथा कौन सा कथन ठीक नहीं है। तो अब मेरे अनुसार से यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, यहाँ जो मेरे हिसाब से आपका आंसर यहाँ होना चाहिए कि इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सवाल, अगला सवाल है हमारा 42 कि निम्नलिखित में से कौन सा 11,1111 संख्या का प्रतिनिधित्व करता है। 11,1111 का, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 11,1111। आप यहाँ देखते हैं कि पहले हम 11,000 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो 11,000 मैंने लिख दिया, 11,000, ठीक है। और 11,000, 1111, अब मैंने लिख दिया यहाँ पे 1100 और फिर लिख दिया 11। अब सबको प्लस कर देंगे तो एक एक आपका ये एक हो जाएगा, ये दो हो जाएगा, एक। आप देख रहे हैं कितना आया, 12,111। तो 12,111 कहाँ आपका आंसर है, 12,111 ऊपर वाला है क्या आंसर आपका, कौन सा सही हो गया, आपका आंसर ये आपका सही हो गया। ठीक है, अब बढ़ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा होगा, जी हाँ, अब सवाल मेरा यहाँ आ जाता है। देखिए आगे सवाल है हमारा कि बिंदु ए और बी नीचे दिखाए गए नंबर रेखा पर संख्याओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। बिंदु ए और बी नीचे दिखाए गए नंबर रेखा पर संख्याओं को प्रतिनिधित्व करते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, तो इस तरह का देखो हम कैसे समझेंगे, बहुत इजी है, बहुत आसान है समझना। आप यहाँ देखिए कि आपका जो है बिंदु ए और बी, यहाँ कह रहा है बिंदु ए और बी नीचे दिखाए गए नंबर रेखा पर संख्याओं को प्रतिनिधित्व करता है नंबर लाइन पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि आप देख सकते हैं पहले हम 39,000, यहाँ 61,000 है। तो 39,000 और 61,000, या हम यहाँ से देख सकते हैं 25,000 और 39,000 के बीच कितना का डिस्टेंस है। तो आप यहाँ, हालांकि मुझे कितना ए और बी से कह रहा है, तो हम यहाँ से देखेंगे कि 39 और 61, तो हम देख सकते हैं कि 61,000 और माइनस कितना हो जाएगा 39,000, हाँ होगा ना जी। तो कितना हो जाएगा 0 0 0 और 11 में हो गया 2, यानी कितना हो गया, इधर बच जाएगा कितना, 5 में 3 2, 22,000 होगा ना जी। यानी यहाँ आपका इतना दूर आपका डिस्टेंस 22,000 का डिस्टेंस है। ठीक है, और लेकिन वो कहा क्या रहा है, मेरा कह रहा है यहाँ पर कि 22,000, यानी कि आपका यहाँ देख सकते हैं 39,000 61, हमें कह रहा है ए और बी के बीच कितना पॉइंट है। आप देखिएगा यहाँ पर 25,000 से जो यहाँ 39,000 है, ये कितने के डिस्टेंस में है, आप यहाँ देखेंगे 22,000, यानी पॉइंट 39,000 से जो 61,000 है वो 22,000 बता रहा है। अब हम इस पॉइंट को, अब जो है, अब हम इस पॉइंट को, ठीक है, अब हम इस पॉइंट को, सॉरी, हाँ ये हटा दिया। अब यहाँ देख रहे हैं कि 39,000 से 61,000 में 22,000 आ रहा है। हम यहाँ पे पॉइंट काउंट करेंगे, कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 यानी कि 20,000 है और 11 है, यानी कि 2,000 है। समझ में आ रहा है ना कि एक एक पॉइंट जो है कितने 2,000 के डिस्टेंस पर है। तो उसी तरह से हम देख सकते हैं कि अब यहाँ से ए से बी, और इधर भी देख सकते हैं आप 39,000 और 25,000, यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 39,000, ये आप लिख दो 39,000 में माइनस कर दो 25,000, हाँ तो कितना हो जाएगा 0 0 0 9, ये 4 और एक 14,000, 25,000 और 39,000 के बीच 14,000 है। देखिए पॉइंट देखिए कितना काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 7, हाँ
हाँ 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सॉरी 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो अब यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि जो पॉइंट डिस्टेंस दिखा रहा है यहाँ से वो 7 टाइम्स यानी कि 2014, यानी कि एक एक पॉइंट जो है आपका 2000 का है। एक एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वह 2000 में आ रहा है आपका। तो इसलिए जो है यानी कि हम कह सकते हैं कि जो है ए और बी के बीच अब हम पॉइंट काउंट कर सकते हैं। यहाँ से ए के बाद यहाँ आपका पॉइंट हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, और आपका यहाँ पे हो जाएगा कितना हो जाएगा, देखिए आप ध्यान से देख सकते हैं कि आपका ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ से ए के बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 20 यानी कि आपका आंसर ये हो जाएगा, ये 22,000 इकाइयाँ। ठीक है, अब आगे हम बढ़ चलते हैं, आगे सवाल में आपका हो जाएगा। तो आराम से इस तरह से आप समझ सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट सम है आपका कि 3 में से 3 का 1/4 kg चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो इस तरह के सवाल को आप बहुत आसान से बना सकते हैं। कह रहे हैं कि आप देख सकते हैं कितना हो सकता है ये, अगर इसको आप साधारण विधि में आप हल करें तो 4 या 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, होगा जी, ये 13/4 हो जाएगा। तो 13/4 है ना, ये इतना केजी चीनी से इतना केजी चीनी कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। तो यानी कि आपका ये टोटल चीनी इतना है और एक इतना चीनी का पैकेट है, यानी एक पैकेट है आपका ये 13/4 जो 4 या 12 13/4 जो टोटल चीनी है, और 1/16 जो है आपका वो एक चीनी का पैकेट है। तो उससे डिवाइड हो जाएगा 1/16 से डिवाइड, यानी कि आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा, ये 16/1 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 13 चौके कितना हो जाएगा 52, यानी ये आपका आंसर ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आगे हम सवाल बढ़ते चलते हैं। देखिए कितना आसान था, कोई सवाल आप देखते ही बना दोगे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप आगे सवाल हमारा बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सवाल आ गया। आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या है, कह रहा हरीश ने 1840 बजे हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा पूरा करने में कितना समय लग गया। तो इस तरह के सवाल को हम देखते ही बनाएंगे, बस 4 से 5 सेकंड, लेकिन अभी तो समझना है, धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि इतना हरीश ने 18:40 बजे अपनी यात्रा शुरू की और 22:20 बजे समाप्त की। यात्रा में टोटल कितना समय लगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि 18:40 है, ठीक है, क्या देख रहे हैं कि 18:40 है, ठीक है, 18:40 है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 22:20 में हम माइनस कर देंगे, तो 22:20 ये हो गया 22:20, ठीक है। अब में कितना माइनस कर देंगे 18:40 माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर 20 में तो 40 माइनस हो नहीं सकता है। तो इधर वाला तो मेरा माइनस मिनट होता है ना जी, 20 मेरा मिनट में, तो ये इधर घंटा 22 घंटा, इसे आपका जो है 1 कैरी करेगा। तो 1 मतलब क्या हो गया, 1 मीन्स 1 घंटा, यानी 60 मिनट। 60 और 20 मेरा कितना हो जाएगा बताइए, 60 और 20 कितना हो जाएगा, 60 और 20 मेरा हो जाएगा 80, यानी कि हो जाएगा आपका 60 और 20 हो जाएगा 80, यानी आपका हो जाएगा 80। ये आपका हो जाएगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, और 80 में यानी कि ये आपका हो गया 40, और इधर हो जाएगा कितना 21। तो 21 ये आपका 80, यानी कि 80 में 40 घटेगा आपका, तो ये 20 था और 60, 80 ये 40 हो गया। और उसके बाद आपका इधर हो जाता है 21 में 18, तो यानी 3, यानी कि आपका 3 घंटा 40 मिनट जो है आपका ये आंसर हो जाता है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। तो आपका आंसर हो जाता है ऑप्शन, ये आपका ए वाला हो जाता है, आपका हो जाएगा 3 घंटा 40 मिनट। ठीक है, और आगे हम बढ़ चलते हैं। आगे सवाल है हमारा कि 200 ml और 300 ml माप वाले 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तनों का उपयोग कर 200 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। 200 ml और 300 ml के बर्तनों द्वारा क्रमशः बाल्टी भरने के लिए बर्तनों के निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा सही नहीं है, ये निकालना है। ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्या कि कह रहा है कि इसमें से हम ऑप्शन से आराम से बनाएंगे कि ये देख रहे हैं कि दोनों ऑप्शन दो दो करके दिया है। यहाँ बर्तन मेरा टोटल मेरा 2000 मिलीलीटर मेरा 2000 मिलीलीटर आयतन के एक बाल्टी में भरनी है। तो 2000 मिलीलीटर टोटल, और बर्तन जो है मेरा वो 200 ml और 300 ml का है। तो हम ऑप्शन से चेक कर सकते हैं कि कितना आएगा। और बर्तन तो मेरा 2 ही है,
बाल्टी व 200 ml और 300 ml माप वाले बर्तन है का उपयोग करना है और 2000 ml आयतन की एक बाल्टी भरनी है। तो हम दो मेरा बर्तन है, एक 200 ml का, एक 300 ml का, तो हम उसी ऑप्शन से हम